वैदिक सभ्यता ना, यही पढ़ना था ना, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ठीक है, वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के संबंध में सबसे इस सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है। किससे मिलती है? इसीलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक लंबा समय था जो अंधकार युग कहा जाए। ठीक है, मीन्स हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन फाइनली कब माना जाता है? 1750 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही, मतलब 1900 शताब्दी ईसा पूर्व से पतन प्रारंभ होता है। ठीक, 1750 के आते आते सब खत्म। क्या? सब खत्म। ठीक है, मतलब एक जो सिविलाइजेशन था जो पूर्णतः विकसित हो चुका था, वह 1750 के आते आते फिनिश हो जाता है। मतलब उन चीजों का अता पता ही नहीं रहता। ठीक है, इसके बाद फिर से भारत भूमि एक नए सिरे से क्या होगी? एक नए सभ्यता का विकास होगा। मतलब 1750 से लेकर 1600, 1500 ईस्वी तक किसी का कुछ भी पता नहीं रहता, कोई इतिहास ही नहीं है उस दौर का। ठीक है, मीन्स ये समझ लीजिए कि जो लोग बच गए थे सिंधु घाटी सभ्यता से, या फिर उसके नगर के अलावा बाहर के क्षेत्रों के जो लोग थे, वे एक नवीनतम सभ्यता के विकास के लिए अन्यत्र क्षेत्रों में चले गए, अलग अलग स्थानों पर चले गए। ठीक है, तो जिन लोगों ने, ये भी नहीं कह सकते कि इन्हीं से वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, कुछ एक इतिहासकारों का मानना है कि इनमें से कुछ लोगों का हाथ था वैदिक सभ्यता के विकास में। लेकिन 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो काल प्रारंभ होगा, वह एक द्वितीय सभ्यता होगी भारत के लिए। ठीक है, बैकफुट पर आएंगे। एक बार हम पहुंच चुके थे नगरीय सभ्यता में, शहरीकरण हो चुका था। उसके बाद वापस से हम कहाँ आ जाएंगे? कबीलाई सभ्यता में, ग्रामीण सभ्यता में। अर्थात इस बार जो स्टार्ट होगा, इस बार जो सभ्यता शुरू होगी, वह नगरीकृत सभ्यता न होकर क्या होगी? ग्रामीण भी नहीं कहेंगे, कबीलाई सभ्यता कहेंगे। ठीक है, कबीलों में बटा होगा, जंगलों में रहेगा और धीरे धीरे फिर विकास होगा। दूसरी बार आप ये सोचकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अभी जो नगर छोड़ा था, वापस फिर से पक्की ईंटों के मकान बनने में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तक का समय लग जाएगा। ठीक है, मतलब उस समय ही अब फिर से पक्की ईंटों के मकान मिलेंगे। उसके पहले चीजें बस कबीलाई जीवन जिएंगे सब लोग, है ना। तो ये आप लोग जो टीवी सीरियल वगैरह देखते हो ना, जिसमें रामायण महाभारत आता है, सोने के महल दिखाते हैं, गोल्डन, सब काल्पनिक है, सब काल्पनिक है। ठीक है, बल्कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, इनको वन में जाते समय अनुसुईया माता क्या देती है? एक ऐसा वस्त्र प्रदान करती है और कहती है कि यह क्या होगा? कभी भी मैला नहीं होगा। ठीक है, और क्या नाम था उस वस्त्र का? वल्कल वस्त्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अब समझ में आता है, जब अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मंडी तक धान पहुंचाने के लिए वल्कल की कमी है। किसकी कमी है? बोरे की कमी है। ठीक है, तो जूट से बने हुए कपड़े कभी मैले होते भी नहीं है। ठीक है, अब इसे इमेजिन कीजिए कि एक हाथ में तीर धनुष और दूसरी तरफ जूट से बने हुए कपड़े, तो ये वनवासी जीवन ही तो है। क्या है? वनवासी जीवन है, आदिम संस्कृति है। उसको हम लोग इमेजिनेशन के थ्रू इतना हाई फाई कर दिए कि कोई भी एक बार भी विश्वास ना करे। ठीक है, यही होता है ना। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी सभ्यता को धूमिल कर दिया है, बढ़ा चढ़ा कर बताते हुए। ठीक है, खैर छोड़िए उन चीजों को। अभी हम देखते हैं वैदिक सभ्यता कब से शुरू होगा? 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होगा। वैदिक सभ्यता को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे? 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला होगा ऋग्वैदिक काल,
और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जो 1500 लेकर टोटल इसको वैदिक सभ्यता को हम कहेंगे 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है। और इसको हम दो भागों में बांटे थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक के अंतर्गत कहां से कहां तक आएगा? 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक का समय ऋग्वैदिक काल में आएगा। क्यों? क्योंकि इस काल के संबंध में संपूर्ण जानकारी का स्रोत केवल क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, और दूसरी बात कि इसी काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए क्या कहते हैं इसको? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। दूसरा उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ये कब से कब तक होगा? 1000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाएगा? उत्तर वैदिक काल कहलाएगा। इसको भी हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, एक 1000 से 800 ये बेसिकली क्या कहलाएगा? उत्तर वैदिक काल कहलाएगा। लेकिन 800 से लेकर 600 तक का दौर जो है ये कहलाता है ब्राह्मण युग। क्या कहलाता है? ठीक है, और यही ब्राह्मण युग ही बाद में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख कारण बनेगा। पढ़ेंगे हम लोग आगे कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था आम लोगों के ऊपर। ठीक है, कौन लेता है एक सत्यनारायण कथा का 2,40,000 गाय? ऐसा कोई करेगा क्या? ठीक है, चलिए पहुंचेंगे। तो ऋग्वैदिक काल कहां से कहां तक प्रारंभ हो रहा है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हो रहा है। इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहा? क्योंकि इसके संबंध में जानकारी हमको कहां से मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक है, इस चीज को वैदिक काल कहा गया। दूसरी चीज कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे, ठीक है, वैदिक सभ्यता के निर्माता जो थे वे कौन थे? आर्यों को माना जाता है। ठीक है, किनको माना जाता है? और इसीलिए कभी कभी इसको और किस नाम से पुकारा जाएगा? आर्य सभ्यता या आर्य युगीन सभ्यता, दोनों नाम से ही पुकारा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस युग के बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या है? ठीक है, कहां कहां जानकारी मिलती है? जानकारी के स्रोत बताएं, आपको कहां से पता चलता है ऋग्वेद के बारे में? वेदों से। और मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, पहला पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहला पुरातात्विक स्रोत, अर्थात ऐसे स्रोत जिससे हमको ऋग्वेद के संबंध में जानकारी मिलती है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके पहले भी हमने देखा है कि खुदाई वगैरह से बहुत सारी चीजें मिली है, तो उसी के माध्यम से हमको क्या मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली थी। तो ऐसी कुछ चीजें हमको वैदिक सभ्यता के संबंध में भी जानकारी देती हैं जो पुरातत्व से प्राप्त हुई है। तो उनको हम एक कैटेगरी में रखेंगे, कहा? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखेंगे। और दूसरा प्रकार होगा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही आपने जो कहा वह आ जाएगा, अर्थात ऋग्वेद आएगा। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में केवल हमारे पास एक ही स्रोत है, कौन सा? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर में हमने पढ़ा था कि 1028 सूक्त बने हुए हैं, जिसमें से और 10 मंडल बने हुए हैं, जिसमें से दूसरे से लेकर 7वें तक का मंडल सर्वाधिक प्राचीन है। और इन्हीं के अंतर्गत हमको आर्यों के संबंध में और इस युग के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, तो उसमें ऋग्वेद की जानकारी हमको नहीं प्राप्त होगी। ठीक है,
बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है जहां से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है? किनके बारे में? भगवानों के बारे में। किनके बारे में? भगवानों के बारे में ना। वैदिक सभ्यता में वही सब तो आएंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं भगवान से भी पहले की बातें होंगी। ठीक है, अभी पहले ऋषि आएंगे, वे सृजन करेंगे। अभी केवल परलौकिक देवी देवताओं का उल्लेख होगा। उसके बाद फिर इहलौकिक देवी देवता आएंगे जब उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के संबंध में क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले मिलता है पेंटेड ग्रेवेयर या चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, पहला स्रोत क्या है? चित्र